प्यारे बच्चों, आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी, प्रसिद्ध कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ने जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक के जो रचयिता हैं वो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासकार से तात्पर्य ये है कि अंचल, गांव, अपना एक निश्चित दायरे का क्षेत्र जो भारत बसता है, जहाँ पर उस ग्रामीण अंचल की संवेदनाओं को, उनकी विशेषताओं को, उसकी विसंगतियों को और वहाँ के लोगों के परिवेश, रहन सहन को बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक जब साहित्य में चित्रित किया जाता है तो वो आंचलिक कहलाता है। और इस आंचलिक चित्रण करने में फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए उसे हिंदी साहित्य का आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं। उनकी रचना 1954 में जो प्रकाशित हुई मैला अंचल, हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में चर्चित रही। पड़ती परिकथा उसकी रचना, वो भी आंचलिक उपन्यास है, जहाँ पर पड़ती पड़ गई है। बिहार का पूर्णिया जिला का चित्रण है। इनका जन्म भी बिहार में हुआ और मृत्यु भी पटना में ही हुई, यानी बिहार के क्षेत्र में हुई। और बिहार की ग्रामीण परिवेश केवल बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी का चित्रण उन्होंने अपनी रचना मैला अंचल और पड़ती परिकथा, या ये कहानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक, उसमें भी चित्रण मिलता है। तो हुआ क्या कि भारत की आज़ादी के बाद नेतृत्व जो था हमारे देश का, वो विकास की ओर, केवल शहरों की ओर बह रहा था। यानी विकास हो रहा था तो केवल शहर की ओर, प्रमुख क्षेत्रों की ओर हो रहा था। ग्रामीण जो सुधार होना था, ग्रामीण जो प्रगति होनी थी, वो वंचित हो रहा था। और ये गांधी जी से प्रभावित थे। फणीश्वर नाथ रेणु गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी गांव का विकास चाहते थे, परंतु जो दिख रहा था वो केवल शहरी विकास दिख रहा था। ऐसी स्थिति में अपने साहित्य के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने उन विशेषताओं को सामने लाया जो भारत की मूल है, मूल शक्ति है। इसको उन्होंने अपनी रचनाओं में लाया। उनकी रचना है, उन कहानी है पहलवान की ढोलक, जो आपके 12वीं के पाठ्य पुस्तक में आरोह में है। शीर्षक देखिए, पहलवान की ढोलक। एक पहलवान है और उसका ढोलक है। एक पहलवान है लुट्टन सिंह और एक ढोलक है जिसके ताल के माध्यम से इन्होंने सारे पैतरे, पहलवानी के सारे पैतरे सीखे, जीवन में संघर्ष करने के सारे पैतरे सीखे और उसी को आधार बनाकर पूरा जीवन जिया और इन्हीं के साथ उनकी समाप्ति भी हुई। कहानी इस प्रकार है। पहलवान के माता पिता जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया से चले गए थे, परंतु जाने के पूर्व उन्होंने लुट्टन का विवाह कर दिया था। ऐसी स्थिति में उनकी माता के रूप में सास मिली। सास के ही छत्र छाया में उसका जीवन यापन हो रहा था, परंतु उसकी सास भी परिवार में अकेली थी और अकेली महिला के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है या लोगों का दृष्टिकोण है या जो नज़रिया है वो सकारात्मक नहीं रहता। पूरी कोशिश होती है कि उसको अपमानित करें, उसको लांछित करें, उनकी आबरू को छीनें। एक गलत नियत समाज के वर्गों में, एक वर्ग विशेष में होता ही है। और इसी की शिकार, इसी अत्याचार की शिकार उसकी सास भी थी। माता पिता बचपन से सिधार गए थे। माँ के रूप में यदि कोई संरक्षण मिल रहा था तो उसकी सास का मिल रहा था, और अपने सास पर होने वाले अत्याचारों को जब वो देखता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था। परंतु उस समय वो अबोध था, छोटा था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। परंतु उसके मन में जो आक्रोश था इन अत्याचारियों के प्रति, उसको बदला लेने के लिए अपने शरीर को कसरत के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हष्ट पुष्ट करते रहता था।
और प्रतिदिन नियमित अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वो जो नियमित अभ्यास करता था, परिणाम स्वरूप उसका शरीर बिल्कुल बलिष्ठ हो गया, भुजाएं एकदम उभरी हुई थी, तंदुरुस्त और बिल्कुल ताकतवर, हर चीज़ को हिम्मत से साथ करने की उसमें अंदर जज्बा थी। उद्देश्य था उनके सास के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरोध के लिए अपने आप को शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहा था। और धीरे धीरे वो पहलवानी के गुर सीखने लगा, पैतरे सीखने लगा, और वो इतना मजबूत हो गया दिल डौल से और शारीरिक दृष्टि से कि वो अब गांव में अच्छे को पछाड़ने लगा। ये लुट्टन सिंह जो शारीरिक रूप से पूरा बलिष्ठ हो गया, पहलवानी के पैतरे भी ग्रामीण स्तर पर जो हो सकता था वो कर चुका था, सीख चुका था। एक बार श्यामनगर आया और श्यामनगर के मेले में देखता है कि वहाँ कई प्रकार के तमाशे होते हैं, करतब होते हैं, बाजार भर नहीं लगता मेला में, वहाँ जादू भी दिखाया जाता है, वहाँ पहलवानी का आयोजन भी किया जाता है, वहाँ कबड्डी भी खेली जाती है, कई तमाशे भी होते हैं, मिठाइयाँ भी बढ़ती है, सामान भी बिकते हैं। तो लुट्टन सिंह देखता है कि एक जगह एक पहलवानी हो रही है और वो पहलवान है चांद सिंह नाम का पंजाब से आया हुआ व्यक्ति के साथ। पहलवान लुट्टन सिंह देखता है कि चांद सिंह जो पंजाब से आया है उसकी लोकप्रियता चारों तरफ बहुत बढ़ी हुई है। वो पहलवानी के दांव पे बहुत बखूबी जानता है, अच्छे को पछाड़ चुका है, और इतना पछाड़ चुका है, इतने लोगों को पराजित हो गया है कि लोग उसे शेर के बच्चे के रूप में जानते हैं। और वो शेर की तरह दहाड़ता भी है, और दहाड़ने के माध्यम से अच्छे को वैसे ही परास्त कर देता है। चूँकि उसका सिखाने वाला भी है, प्रशिक्षक भी है, और वो प्रशिक्षण के बल पर अपने शारीरिक बल को और बढ़ा रहा है, और अच्छे लोगों को वो पछाड़ भी चुका है। उसके पछाड़ने के कारण आसपास में लोग उसे शेर के बच्चे के रूप में उस चांद सिंह को जानते हैं, और चांद सिंह भी अपने आप को उस क्षेत्र का सबसे ताकतवर पहलवान के रूप में मानता है, और है भी। लोग उससे भिड़ना नहीं चाहते। मेले में वो ललकार रहा है चांद सिंह, आओ कोई माई का लाल है जो मेरे साथ पहलवानी करे। वहाँ पे उस पहलवानी के कुश्ती के आयोजन पे राजा साहब भी आए हुए हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब चांद सिंह को चुनौती देते हुए और ललकारते हुए जब शेर की तरह दहाड़ते हुए देखता है तो लुट्टन सिंह से रहा नहीं जाता और भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा साहब उसको समझाते हैं, बुलाते हैं कि तू अभी गांव का बच्चा है, इसके सामने में बहुत बौना है, छोटा है, तेरे को कोई प्रशिक्षक भी नहीं मिला, इसके साथ तू भिड़ेगा तो तेरी कचूमर निकल जाएगी, तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, तू व्यर्थ का प्रयास मत कर, तू चुपचाप बैठ जा, उसके साथ लड़ाई मत कर, उसके साथ पहलवानी मत कर। उसको समझाने के लिए राजा साहब उसे 10 रुपये का नोट भी देते हैं कि ये 10 रुपये ले जा, बाज़ार में जा, बाज़ार से कुछ खा ले पी ले और अपने घर लौट जा, परंतु इस पहलवान शेर के बच्चे चांद सिंह के साथ मुकाबला करने की बात मत सोच। परंतु लुट्टन सिंह कहता है कि राजा साहब आप मुझे अनुमति भर दे दो, अनुमति दे दो, हारूंगा जीतूंगा मैं नहीं जानता, परंतु मैं इसकी चुनौती को स्वीकार करूंगा। और बार बार निवेदन करने से राजा साहब ने अनुमति दे दी। सब लोगों ने, जो भीड़ में चारों तरफ थे, वो लोगों ने चिल्लाया, क्यों व्यर्थ का अपना हाथ पैर तोड़वाएगा, पराजित होगा, तेरी हार हो जाएगी, तू मत लड़, वो बहुत शक्तिशाली है, वो शेर का बच्चा है, वो चांद सिंह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पहलवान है, तू क्यों उसके साथ मुकाबला करेगा, तू उसके साथ लड़ाई मत कर, उसके साथ मुकाबला मत कर। परंतु लुट्टन सिंह मुकाबला करने के लिए आ जाता है मैदान में, और मैदान में जब आता है और दोनों के बीच जब भिड़ंत होती है, पैतरे पे पैतरे जब चलते हैं, तो लुट्टन सिंह पराजित जैसा होने लगता है। परंतु लुट्टन सिंह पराजित जैसे होने लगता है, परंतु पराजित नहीं हुआ है, उसके अंदर साहस हिम्मत है। उसी समय ढोलक की आवाज़ आती है, ढोलक के ताल तक दिन, उस तक दिन से या धकाधक से वो ये संकेत अर्थ निकालने लगता है कि लड़, तू डर मत, मुकाबला कर, तू लड़, डर मत, मुकाबला कर, तू हरा ले, मार, पैतरे खेल। वो ढोलक की आवाज़ उधर
कुश्ती के मैदान पे बज रही है और उसके ढोलक के एक ताल को अपना प्रशिक्षक मानकर, अपना इशारा मानकर लुट्टन सिंह उसके मुकाबला करते जाता है और डट के मुकाबला होती है। दोनों के बीच खूब भिड़ंत होती है, एक दूसरे को बहुत पैतरे दे के पलटने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत में जीत लुट्टन सिंह की हो जाती है। और जैसी लुट्टन सिंह की जीत होती है, उसमें सबसे पहले जाकर दौड़ता है और दौड़कर उस ढोलक को प्रणाम करता है, अपने गुरु के रूप में मानता है कि तुम्हारी ताल की ध्वनि के कारण ही गुरुदेव मैंने इस चांद को पराजित किया है। और उसके बाद राजा से उसका राजा उधर पेट थपथपाता है, लोग लुट्टन की जय, लुट्टन पहलवान की जय, लुट्टन पे अपने कंधे में बिठा लेते हैं, पूरा मेला में घुमाते हैं। इस प्रकार जब जोश और खरोश और मान सम्मान से भरा हुआ लुट्टन सिंह राजा साहब के सामने जाता है तो राजा साहब उसे अपने राज्य का राज पहलवान घोषित करता है। तुम्हारे खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था अब राजकोष से पूरी होगी। और इसी के साथ ही लुट्टन अब राज पहलवान के रूप में बन गया। भोजन निःशुल्क मिलता था, राजकोष से मिलता था, रहने की पूरी व्यवस्था थी, रहना खाना पीना ओढ़ना बिछाना सब राजकोष से आसानी से उपलब्ध होता था। अब तो लुट्टन चारों तरफ जब जाता था तो उसके चर्चे, उसका यश चारों तरफ, हमारा राज का पहलवान लुट्टन सिंह जिंदाबाद, लोग बड़े यश भरी नज़रों से देखते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो चुका था। लुट्टन सिंह के 2 बच्चे भी थे। लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बच्चों को भी पहलवानी के गुर सिखाए और उसे भी राज परिवार का पहलवान अपने बाद वारिस के रूप में बनाने के लिए उसे तरह तरह से प्रशिक्षित करते रहता था। और उसके दोनों बच्चों के भी रहने से खाने पीने की पूरी व्यवस्था राजकोष से हो जाती थी। और इसी प्रकार जीवन बड़े प्रसन्नता से खुशी खुशी पहलवानी की यश के साथ गुजर रहा था कि समय पलटा खाता है और राज पहलवान का राजा, उस क्षेत्र का जो राजा था जिसने उसे राज पहलवान घोषित किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद राजकुमार जो विलायत में पड़ता है वो लौटता है और राज कार्य को संभालता है। और राज कार्य को जब संभालता है तो उसे पता चलता है कि इस लुट्टन पहलवान की पूरी रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था राजकोष से होती है। तो उन्होंने इस पहलवानी के कुश्ती के खेल को उन्होंने अनावश्यक बना। अब ये समय बीत चुका है पहलवानी का, अब नए खेलों का ज़माना है, अब क्रिकेट और हॉकी का ज़माना है, वॉलीबॉल फुटबॉल का ज़माना है। ये बहुत पुराना ज़माना का खेल है, इसको समाप्त करो और राजकोष में जो अनावश्यक खर्चा हो रहा है उसको खर्चे से बचाया जाए। और वहीं से राजकुमार द्वारा घोषित किया जाता है कि अब इनका खर्चा पूर्ति नहीं होगा, इनको अब जाने बोला जाए। जैसी ये सूचना मिलती है बड़ा निराश होता है लुट्टन सिंह और अपने दोनों बच्चों को लेकर, अपने ढोलक को लेकर अपने गांव की ओर लौट आता है। गांव में पहुंचता है, गांव के लोग उसके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर व्यवस्था कर देते हैं। वहीं पे ही गांव के बच्चों को पहलवानी के पैतरे सिखाता है, अपने दोनों बच्चों को सिखाता है और ढोलक की थाप दे देकर पैतरे बताता है। प्रतिदिन ढोलक बजता था और बच्चे पहलवानी के पैतरे करते थे और पहलवान उसको लुट्टन सिंह उसे प्रशिक्षित करता था और सब बच्चे इसी प्रकार पहलवानी के गुण सीख रहे थे। उसके दोनों बच्चे भी अब तैयार हो रहे हैं, परंतु गांव से जो मिलता था उसी में उसका जीवन यापन चलता था। वो राजमहल का भोजन और गांव के भोजन में ज़मीन और आसमान का है। ये शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ बनाने वाला भोजन नहीं था, परंतु व्यवस्था थी कि गांव से जो मिल जाए उसी में जीवन यापन करना था, तो उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। परंतु उत्साह में कोई कमी नहीं, जोश में कोई कमी नहीं। बच्चों को पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन का जितना भी ज्ञान पहलवानी के क्षेत्र में है अपने दोनों बच्चों को भी देता था और गांव के बच्चों को भी देता था। इस प्रकार पहलवानी वो सिखाते रहता था। इसी बीच महामारी गांव में आ गई, एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक रोग की तरह पूरे गांव को में फैल गई, जहां पर उस महामारी जिसको हैजा भी बोलते थे
उसमें उल्टी और दस्त होता है, शरीर का पूरा पानी निकल जाता है और लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं पानी के अभाव में। शरीर में पानी का अभाव रहेगा तो मृत्यु हो जाती है। वो गांव में आ गई महामारी और महामारी की चपेट में पूरा गांव, रोज़ कई बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जवान सब शिकार हो रहे हैं। रोज़ लाश निकल रही है। पूरा गांव संकट में आ गया। अब वो गांव के जो बच्चे सीखने आते थे पहलवानी, अब उनका आना बंद हो गया। परंतु उन गांव के लोगों में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए इस संकट के समय में भी लुट्टन सिंह ढोलक बजाता था और लोगों के अंदर उत्साह, उमंग, हिम्मत, लड़ने की साहस, संघर्ष करने की ताकत अपने ढोलक बजा बजा कर पैदा करने की कोशिश करता था। और दिन भर जो लोग भयग्रस्त होते थे, शोकग्रस्त होते थे कि आज मेरे परिवार का कौन सा सदस्य इस दुनिया से चले जाएगा, वही लोग जब इस ढोलक को सुनते थे तो एक हिम्मत बनती थी कि चलो कुछ तो है, कुछ करेंगे, संघर्ष करेंगे। और इसी प्रकार चल रहा था कि अच्छा, माहौल ऐसा होता था कि रात को कहीं से भी चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती थी गांव में, इसलिए कि किसी के घर किसी की भी मृत्यु हो जाती थी। महामारी बिल्कुल चपेट में ले चुका था पूरे गांव को। ऐसी स्थिति में लुट्टन सिंह ताल बजाता था, लोगों को उत्साहित करता था, परंतु कितना करे। सुबह होती थी तो एक दूसरे से मिलते थे, दुख सुख बांटते थे। ये अपने ढोलक की आवाज़ से उन लोगों को सांत्वना देता था, समझाता था, हिम्मत रखने की बात कहता था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि उसके दोनों बच्चे भी उस महामारी के चपेट में आ गए, मृत्यु के काल ग्रास में चले गए। वो मृत्यु के ग्रास में चले गए तो दोनों बच्चों को भी अपने दोनों कंधों में चढ़ाया और ढोलक बजाते बजाते दोनों की अंत्येष्टि की। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था लुट्टन सिंह के ऊपर, परंतु उसे ध्यान था कि मेरे गांव के लोग भी इससे बड़े बड़े कष्ट से गुजर रहे हैं, उनके घर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। और वो ढोलक बजा बजा के संघर्ष करने का संकेत देता था, हिम्मत नहीं हारने का, मुकाबला करने का, एक जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास करता था। और लोग उसकी उस हिम्मत को दाद देते थे कि वास्तव में लुट्टन सिंह इतने बड़े 2 बच्चों की लाश को भी जला के आया है, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। इसके साहस की हम प्रणाम करते हैं, हिम्मत की, उमंग, उत्साह, फिर जीने की कोशिश करते हैं। और वो प्रतिदिन रोज़ ढोलक बजा रहा है। एक दिन उसकी झोपड़ी से भी आवाज़ नहीं आती ढोलक की। गांव के लोग जब आके झोपड़ी को देखते हैं तो पेट के बल वहीं मरा पड़ा हुआ है। वो भी महामारी का शिकार हो गया लुट्टन सिंह, पेट के बल पड़ा हुआ है। लोगों को बोला भी था अपने शिष्यों को, और लोग जानते भी थे कि मैं जब भी पहलवानी में किया हूँ तो कभी मैं चित्त नहीं हुआ हूँ, कोई मुझे पछाड़ा नहीं है। मैं हमेशा दूसरों को पछाड़ा हूँ और मैं जाऊँगा तो मेरी चिता को जब जलाना तो चित्त नहीं जलाना, पेट के बल जलाना। मैं मुकाबला करते हुए मरा हूँ, ये मेरे जीवन के साथ जाए। और जब लोग देखते हैं कि वो पेट के बल ही मरा पड़ा हुआ है, सब लोग उस बात को याद करते हैं और उसे ले जाते हैं और पेट के बल भी लिटाकर उसकी चिता पर आग लगाते हैं। इस प्रकार लुट्टन पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन नामक एक पात्र की जीवन लीला यहीं समाप्त होती है। तो ये ढोलक का उसके जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा का, विश्वास करने का संकेत, आशा का संचार करने का भाव, ये उस ढोलक के माध्यम से होता है। और पहलवान की ढोलक, पहलवान यानी लुट्टन सिंह, और ढोलक जो उसका गुरु है, उसका प्रशिक्षक है। और दोनों, एक प्रशिक्षक अपने सजीव पहलवान को, लुट्टन सिंह को जो प्रशिक्षण दिया हुआ है, उसको अपना गुरु मंत्र मानकर जीवन भर संघर्ष किया। इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। इस कहानी के यदि मूल में यदि जाए तो संकेत मिलता है हमको। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो बोलना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि पहलवानी जैसा हमारा ग्रामीण साधन खेल का, मनोरंजन का, वो अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। उसको जीवित करने की ज़रूरत है। केवल राजकीय खर्च, उससे ज़्यादा बड़े बड़े
खेलों में आयोजन में होता है। इसमें तो ज़्यादा खेल में आयोजन, इसके आयोजन में ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक उद्देश्य ये दिखता है, और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य दिखता है कि जीवन में कभी भी उतार और चढ़ाव आएगा, हर स्थिति के लिए मनुष्य को पूरे साहस के साथ तैयार रहना चाहिए। एक स्थिति ऐसी थी कि लुट्टन सिंह के माता पिता इस दुनिया से चले गए थे और अपनी सास पर होने वाले अत्याचार के लिए मुकाबला करने के लिए उन्होंने पहलवानी सीखी, परंतु वही पहलवानी उसके जीवन की गरीबी को हटाकर राज पहलवान बना दिया। पूरी अमीरी की ज़िंदगी जिया, सुख सुविधाओं की ज़िंदगी जिया, परंतु एक जीवन का एक दृश्य ऐसा भी आता है कि झोपड़ी में रहना पड़ा और महामारी के कारण उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। जीवन में सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, उत्थान और पतन दोनों का आगमन निरंतर बना रहता है, जैसा लुट्टन के साथ हुआ। तो इसकी ओर भी संकेत फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी इस कहानी पहलवान के ढोलक के माध्यम से किया है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी का सारांश है। इस किताब को आप पंक्तिबद्ध पढ़ते जाइए, महत्वपूर्ण बातों को आप रेखांकित करते जाइए, मैं जो समझाया उससे, और इस कहानी को जब आप पढ़ जाएंगे तो पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। पूरा पाठ समझ में आने के बाद किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपको बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो इसी के साथ ही आज इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।